हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो पीछे वाली वीडियो में जिक्र किया था, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जो भी ये फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम भी है, और आप एमडीयू में देखेंगे और केयू में वगैरह में, इनमें सब में फिफ्थ सेम का है। और एमएससी का भी सब्जेक्ट है, एमएससी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उनके तो सारी चीज़ों में ये आता ही है। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इतना। पहले अपन ने देखा था कि उस जो आर्थिक भूगोल है वो क्या है, उसका प्रकृति क्षेत्र क्या है, सारी की सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। तो इसके अंदर अपन आर्थिक भूगोल की जो शाखाएं हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसकी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो आर्थिक भूगोल की जो शाखाएं हैं, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उसके समझ में आ गया होगा कि आर्थिक भूगोल क्या होता है। वो ऑटोमेटिक बता सकता है कि इसकी शाखाएं भी, क्योंकि शाखाएं इनकम सोर्स, आर्थिक भूगोल का मतलब होता है इनकम सोर्स, हो चाहे कृषि से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, उद्योगों से रिलेटेड हो। तो कृषि से होगा तो हम कृषि भूगोल बोलेंगे उसको, उद्योगों से औद्योगिक भूगोल। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आपके आर्थिक भूगोल यानी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे। तो अपन बात कर लेते हैं इसकी शाखाओं की। तो देखो, वर्तमान में आर्थिक भूगोल की अनेक शाखाओं का विकास हो चुका है। जैसे एक फॉर एग्जांपल हम देखें, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, वाणिज्य भूगोल। तो संसाधन का आपको पता है, कृषि में क्या क्या कार्य होते हैं, पीछे डिस्कस किया था तभी पता है, अभी भी अपन डिस्कस करेंगे। उद्योगों में क्या होता है, सारा का सारा व्यापार होता है, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, उद्योग लगते हैं, वो डिस्कस होता है। परिवहन में आवागमन के साधन हैं, इस ये भी इनकम सोर्स का ही एक है। वाणिज्य भूगोल है, इसमें क्या होगा वो सारी डिस्कस करेंगे अपन। ये एग्जाम्पल हैं इसके। तो सुविधाओं की दृष्टि से आर्थिक भूगोल की 3 शाखाएं मानी गई हैं। तो सबसे पहला है आपका, सबसे पहले आपका कृषि भूगोल, ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो देखो, आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत कृषि संबंधी उन सभी भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है जो कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। एक किसान के लिए जरूरी है कि उसमें अपने खेत में उपजाई जाने वाली वस्तुओं की उपज संबंधी अवस्थाओं, जैसे सूर्यताप, अभी अपन ने पीछे डिस्कस किया था कि प्रकृति, तो उसी में आ जाता है आपका सूर्यताप, यानी तापमान, कितना तापमान होना चाहिए एक उपज को, फसल को उगाने के लिए, और किस टाइम पे कौन सी फसल उगती है। मिट्टी कैसी है, उपजाऊपन, मिट्टी का उपजाऊपन, जल की मात्रा कितनी देनी चाहिए, भूमि का ढाल कैसा है, और फसलों को बोने का और काटने का समय कौन सा है। ये सारी की सारी हम डिस्कस, या सारी की सारी चीज़ें किस में करते हैं? कृषि भूगोल में। तो इत्यादि का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ये सभी सूचनाएं किसान को कृषि भूगोल के अध्ययन से प्राप्त हो सकती हैं। तो सबसे पहला ये एक इसकी शाखा है कृषि भूगोल। उसके बाद में औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। तो इसमें क्या क्या आएंगे, ये भी आपको, अगर थोड़ा सा आप बीए में हो तो आपको सारा समझ में ही आ गया होगा, नाम से ही पता चलता है उद्योग। तो इसमें उद्योगों का काम आता है। देखो, सभी प्रकार के उद्योग धंधे कच्चे माल के लिए क्या करते हैं? कच्चा माल होना, कच्चा माल, सबसे पहले कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए वन में भी, कृषि में जैसे फॉर एग्जांपल एक वन में लकड़ी वगैरह मान सकते हो आप। और कृषि से आप देखो तो कृषि में क्या चाहिएगा? कच्चा माल। जैसे वन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लुगदी उद्योग के लिए लुगदी बनाई जाती है ना, वृक्ष काट के या वृक्षों से। तो ऐसे ही जैसे कृषि से अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गन्ना है या आपका कपास है, वो भी एक कच्चा माल ही है ना। जैसे गन्ने से चीनी बनती है, और कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है। तो एवं खनिज संपदा पर निर्भर करते हैं। तो औद्योगिक भूगोल वन, कृषि और खनन क्रियाओं से सीधा संबंध रखता है। इस प्रकार शक्ति के साधन, कुशल, सस्ता श्रम और सस्ता एवं सुलभ परिवहन और मांग के क्षेत्र की भी किसी प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। और इन सभी समस्याओं का अध्ययन किस में होता है? औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में औद्योगिक भूगोल का क्या है? विशेष महत्व है।
तीसरा शाखा है आपकी वाणिज्य भूगोल यानी कमर्शियल ज्योग्राफी। कमर्शियल से आपके थोड़ा सा इंग्लिश में समझ में आ गया होगा। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत किसी देश के व्यापार, परिवहन, संदेशवाहन, व्यापारिक केंद्रों, बंदरगाहों के विकास के कारणों का अध्ययन किया जाता है। और वास्तव में वाणिज्यिक भूगोल का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, क्योंकि किसी भी देश अथवा क्षेत्र का व्यापार वहाँ के कृषि पदार्थों, खनिज उत्पादनों, शक्ति के संसाधनों, वस्तु निर्माण उद्योगों पर निर्भर करता है। अतः वाणिज्य भूगोल का विकास कृषि भूगोल तथा औद्योगिक भूगोल द्वारा ही होता है। इसके बाद में कुछ मेथड हैं, कुछ आपके आर्थिक भूगोल की जो अध्ययन की विधियाँ होती हैं। तो देखो, सबसे पहले नाम से ही पता चलता है, क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक मेथड। इसको हम प्रकरण विधि भी बोलते हैं, टॉपिकल मेथड भी बोलते हैं, वस्तुगत विधि भी बोल देते हैं, कमोडिटी मेथड भी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में हम। तो इसमें क्या होता है, एक इसमें देखो एग्जांपल दे रखा है, प्रत्येक प्रकरण या वस्तु या घटना। जैसे एग्जाम्पल देखो, कोई भी चीज़ है, जैसे चावल है, गेहूं है, कोयला है, लोहा है, कपड़ा, व्यापार की कोई भी चीज़ है इत्यादि का हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध विधि में अलग अलग अध्ययन करते हैं। आपको ये लाइन याद करनी है कि जो क्रमबद्ध विधि होती है उसमें अध्ययन हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। कुछ विद्वान प्रत्येक वस्तु का अलग अलग अध्ययन न करके प्रत्येक आर्थिक क्रिया नाम आते ही आपको क्या समझ में आ गया, आर्थिक क्रिया इनकम सोर्स। जैसे खेती करते हैं और वहाँ से हम खेती करके अनाज वगैरह पैदा करके देते हैं तो उससे हमें पैसा आता है, या पशुपालन है, या फिर कोई फैक्ट्री में काम करे, कोई भी काम है XYZ जिससे हमें इनकम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं। तो इसमें स्टार्टिंग से बता रखा है, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, आखेट करते थे। आखेट का मतलब समझ ही गए होगे आपको, शिकार करते थे। उसके बाद में कृषि हुई, कृषि के बाद में खनन इत्यादि का अलग अलग अध्ययन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप क्रमबद्ध विधि, सिस्टमैटिक मेथड बोलते हैं। इसमें अलग अलग, हर एक का अलग अलग क्या होता है, अध्ययन होता है। तो इसमें प्रत्येक प्रकरण या आर्थिक क्रिया का विश्लेषण किया जाता है और संसार या क्षेत्र विशेष में उसके वितरण को दर्शाया जाता है। और इस अध्ययन विधि का लाभ यह है कि इसके द्वारा समस्त यथार्थ जो भी रियलिटी है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कर लो कि कपास की खेती कितनी हुई है, कितना उसका उत्पादन हुआ है, उसके डेटा हम लिखते हैं तो उसमें रियलिटी आएगी सारी की सारी। अगर हम गांव-गांव जाके ये चीज़ें लेते हैं, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट स्तर पे गांव-गांव पे होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद में अगर अपन स्टेट में देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा उठाया जाता है, अगर इंडिया लेवल पे देखें तो सारा का सारा स्टेट वाइज डेटा उठाया जाता है, तो वो रियलिटी आ जाती है वहाँ की। तो इसका क्या मेन महत्व क्या है, इसमें रियलिटी का पता चलता है। कुछ वस्तुओं और क्रियाओं का चयन कर उनके विश्लेषण और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। समझ में आ गया क्रमबद्ध विधि क्या होती है। इसके बाद में दूसरा, नाम से ही पता चलता है कि प्रादेशिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग छोटे छोटे क्षेत्र, कोई भी देखो विश्व है, विश्व मान सकते हो आप, या फिर अपने इंडिया से एग्जाम्पल है तो अपने इंडिया में हम क्षेत्र बांट देंगे छोटे छोटे, जैसे अलग अलग राज्य से हम उठा लेंगे डेटा, तो वो क्या हो गया, अलग अलग जो छोटे छोटे क्षेत्र बांट दिए। अगर अपन स्टेट की बात करते हैं तो इसमें अपन छोटे छोटे क्षेत्र बांटेंगे तो वो क्या हो गया, आपकी डिस्ट्रिक्ट आ गई। और डिस्ट्रिक्ट में अगर छोटे क्षेत्र हम बांटते हैं तो क्या हो गया, वहाँ पे जैसे गांव से ले लिया डेटा, गांव से कलेक्ट कर लिया, गांव से कलेक्ट करके वो डिस्ट्रिक्ट का आ गया, और राज्य का डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करके राज्य का डेटा आ गया। ऐसे छोटे छोटे प्रदेश को विभाजित कर देंगे और वहाँ से अपन क्या कर लेंगे, पढ़ते हैं। देखो समझ में आएगा। इस विधि में क्षेत्र विशेष या संपूर्ण विषय को कई छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर प्रत्येक प्रदेश के संसाधनों के वितरण, उन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक अध्ययन के लिए क्या है आपका, बहुधा राजनीतिक इकाइयाँ ही चुनी जाती हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश की सीमाओं, प्रदेश की सीमा होती हैं, विस्तार होता है, भौतिक परिस्थितियाँ होती है, जलवायु, मानवीय क्रिया, क्या क्रियाएं होती हैं वहाँ पे, ठीक है। आर्थिक भूगोल के अन्य तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं सैद्धांतिक विधि यानी प्रिंसिपल मेथड। नाम से ही पता चलता है, इसमें अपने सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत के या उस सिद्धांत को रख के उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ अपन जो डेटा उठाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सैद्धांतिक पढ़ते हैं। इसमें देखो, इस विधि से अध्ययन करने के लिए किसी भी वस्तु या प्रदेश की विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूप का कुछ पूर्व निर्धारित, पहले से कोई निर्धारित सिद्धांत होते हैं, आपको दे दिया जाएगा कि इससे इन चीज़ों को देख के आपको डेटा कलेक्ट करना है, वो सिद्धांत होता है एक उसमें से।
तो उसके आधार पर अध्ययन किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य उनके सिद्धांतों की व्याख्या करना होता है। किसी वस्तु अथवा प्रदेश विशेष को उदाहरण स्वरूप अपन माने कि उदाहरण के स्वरूप क्या है प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान की भांति कोई फॉर्मूलेटिव विज्ञान नहीं है, यानी आर्थिक भूगोल के अध्ययन की यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से सिद्धांत दे दिए गए हैं, कुछ डेटा दे दिए गए हैं कि आपने इन सिद्धांतों का को लागू करना है, इस सिद्धांतों के अकॉर्डिंग आपने डेटा लेना है। तो इससे बेटर आपकी प्रादेशिक विधि है और आपकी क्रमबद्ध विधि है, इसमें सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो इसमें इतना अधिक उपयोगी नहीं है। तो ये थी आपकी शाखाएं, आर्थिक भूगोल की शाखाएं थी, उसमें 3 ये क्रमबद्ध विधियां थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्षेत्र के साथ साथ क्रमबद्ध विधियां या फिर शाखाओं के साथ आ जाता है कि आर्थिक भूगोल क्या होता है, उसकी उपशाखाएं क्या होती हैं और जो उसकी अध्ययन की विधियां हैं वो क्या हैं। तो ये 3 आपकी विधियां थी। थैंक यू।